पीपीटी में 1,00,000 इन्फॉर्मेशन है आपके, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो आपको परीक्षा के समय निकाल के उसको सही जगह पर डाल देना है। लेकिन मेंस में आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपका एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से, दोनों को लेके यहाँ पे आपने एक ऐसा चीज़ लिखा कि समझने वाले को मज़ा आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसमें केवल इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना पड़ता है, लॉजिकल उसको शेयर करना पड़ता है, और फिर क्या होता है, एक कंक्लूसिव आइडिया देना पड़ता है। तो क्या प्रोसेस है पूरे आंसर राइटिंग का? एक भूमिका बनाएंगे आप, सबसे पहले एक भूमिका बनाएंगे, भूमिका बनाने के बाद उसका एक बॉडी बनाएंगे। जो बॉडी होगा उस बॉडी में मान लीजिए लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड भी है, तो राइट हैंड को नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स, लेफ्ट हैंड को सब नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो जब आप भूमिका बनाएंगे, बॉडी में राइट हैंड देंगे, फिर लेफ्ट हैंड देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जब पॉजिटिव यानी प्रो और नेगेटिव यानी कॉन्सिक्वेंस है, दोनों जब दे देंगे तो वर्तमान में आएंगे कि वर्तमान में ज़रूरत क्या है। ठीक है, ये तो अच्छी और ख़राब बातें हैं, लेकिन वर्तमान में क्या ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से आप वर्तमान की बात बताएंगे। और जब उसके बावजूद भी लगे कि नहीं कुछ और किया जाना चाहिए, तो लिखा जाएगा कि व्हाट नीड्स टू बी डन इन दिस रिगार्ड। तो वो बात लिखने के बाद आपने जहाँ से भूमिका बनाई थी उसी तरह की एक सेंटेंस के साथ आप अंत करेंगे, जिसको कहेंगे कंक्लूजन या उपसंहार। यानी क्या प्रोसेस रहेगा, शुरुआत, प्रो, नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एक पैराग्राफ में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव के कई पैराग्राफ हो सकते हैं, नेगेटिव के कई पैराग्राफ हो सकते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन यानी क्या किया जाना चाहिए, इसके कई पैराग्राफ हो सकते हैं, और उपसंहार लेकिन एक ही पैराग्राफ में होगा। कंक्लूजन क्या होगा, सिंगल पैराग्राफ में होगा। इस तरीके से भी करेंगे तो आपका 15-16 पैराग्राफ हो जाएगा, या पॉइंट्स हो जाएंगे। बिहार में यदि लिखेंगे तो पॉइंट्स में लिखेंगे, सिविल सर्विस से यूपीएससी के लिए लिखेंगे तो पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने जो 3 सेगमेंट अब तक क्लियर किया, एक कृषि वाला किया, यह कहाँ का है, मेंस में यह कहाँ का सेगमेंट है, GS2। GS2 में भी यह इको एंड जियो, इन दोनों का मिला हुआ रूप है। एक हमने क्या किया, विदेश नीति, विदेश नीति, यह किसका तत्व है, यह GS1 है, और इसमें भी करंट का है, यह समसामयिकी का या करंट का। ठीक है, और एक हमने किया पटना कलम, पटना कलम, यह किसका है, यह भी GS1 का है, और किसका है, हिस्ट्री। ठीक है, GS2 में, GS2 में एक सेगमेंट है साइंस एंड टेक का, क्या नाम है, साइंस एंड टेक। और इसके बाद 2 सेगमेंट कौन से बच जा रहे हैं, पॉलिटी और स्टैट्स का भी एक क्लास हो चुका है आपका, एक ही हुआ कि 2 हुआ है, स्टैट्स का एक क्लास हो गया। ठीक है, और बच गया पॉलिटी। स्टैट्स का भी वीडियो अपलोड है। हाँ, एक वीडियो अपलोड है DI का पाई चार्ट का, तो पाई चार्ट देख के और पाई चार्ट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे देखते देखते लग रहा है कि अभी कुछ शुरू नहीं हुआ ढंग से, लेकिन हर विषय में प्रवेश हो गया। तो आज हम लोग GS में साइंस टेक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, लिखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मानवीय जीवन को बेहतर बनाने वाले इंग्लिश ही बोल देंगे, it deals with those kind of technology which are useful to make life better। बेहतर बनाने वाली तकनीकों को इसमें शामिल किया जाता है।
यानी इट इंक्लूड्स दो टेक्नोलॉजीज विच बेटर्स द ह्यूमन लाइफ एज ए होल। समझ आ रही है बात? तो क्या क्या है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी सबसे टॉप पर चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिखिए, इसमें हम जिस चीज़ से डील करेंगे, अब इसमें क्या है कि जो पॉइंट हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि ये कहीं भी आएगा, हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपके जैसे अखबार में, न्यूज़ देखने के दौरान, या किसी से बात करते समय कोई लर्नेड आदमी मिला, तो आपको यदि इसमें से किसी भी टॉपिक पे कुछ दिख रहा है तो 1 मिनट रुक के सुन लीजिए। कोई न्यूज़ चल रही है, डीएनए चल रहा है, तो उसमें यदि वाटर कंजर्वेशन पे कुछ आ रहा तो रुक के सुन लीजिए उसको, ठीक है ना। इट विल हेल्प यू इमेंसली, बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी। लिखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स दूसरा पॉइंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम मैकेनिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि स्पेस रिसर्च एंड प्रोग्राम्स दोनों लिख लीजिए, इंडियन और ख़ास करके इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स एंड रिसर्च, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और खोज, इसरो संबंधी जितना भी चीज़ है, ठीक है। फिर तीसरा हो जाता है आजकल एक चौथा तो हो गया ना, 3 हो गया। चौथा लिखिए, सुपर कंडक्टिविटी, इस पर काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है। देखिए, हमने क्या कहा कि जो मानवीय जीवन को बेहतर बनाए उन पर होता है। तो मानवीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए स्वास्थ्य। तो लिखिए, जीन थ्योरी और जीन से संबंधित जितने भी अनुसंधान हैं, एनीथिंग पर्टेनिंग टू जीन एंड इट्स रिसर्च, चाहे वो जेनेसिस परियोजना हो या फिर स्टेम सेल्स हो या फिर आपको जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ भी हो रहा है, वो सारा कुछ इसी में आ जाता है। यानी जीन और इससे संबंधित कोई भी विज्ञान का विकास हुआ है तो यह आपके लिए परीक्षा का विषय वस्तु है, ठीक है ना। अब मानवीय दशा में जीन मान लीजिए ठीक हो गया, स्वास्थ्य ठीक हो गया हेल्थ पर, तो इसी में कई बार क्या पूछता है कि आयुष्मान भारत मिशन जैसा मिशन पे ही पूछ देता है, आपको लगा कहाँ से पूछ दिया। करेंट का मैटर तो है ही, लेकिन वह एक इसका भी मैटर हो जाता है। अब अभी क्या है, हेल्थ में सबसे बड़ा क्या है? टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन एक अलग से टॉपिक लिख लीजिए। वैक्सीन का कैसे एडवेंट हुआ, हाउ इट केम टू एग्जिस्टेंस एंड हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, या कैसे अस्तित्व में आया। सबसे पहली बार एडवर्ड जेनर की कहानी को पढ़िए, ठीक है, चेचक की कहानी पढ़िए, टीका पढ़िए, और उसके इतिहास के बैकड्रॉप में आप भविष्य के बारे में, कोरोना के वर्तमान कितने वेरिएंट हैं, उन वेरिएंट्स में कौन कौन सा जीन एप्लीकेबल है, उनका म्यूटेशन की स्कीम क्या है, उनके ऊपर मारक क्षमता कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ाया हुआ भी है पहले, लेकिन हम फिर से बता देंगे आपको, ठीक है। मतलब कोरोना का एक अलग से मैंने क्लासेस, कोरोना एक आपके लिए सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए करंट के लिए भी है और साइंस टेक के लिए भी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो भोजन चाहिए, तो भोजन वाले सेगमेंट में भी जीन थ्योरी का यूज है। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड आजकल जो चीज़ें आ रही हैं, हाइब्रिड जो चीज़ें आ रही हैं, तो उन सब कहने की लिखिए, यूजेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे एग्रीकल्चर में हमने शुरू किया ना, वैसे ही फूड प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में एकदम एक्यूरेट साइंस पर ज़्यादा फोकस हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ कृषि पे फोकस थे, यहाँ क्या हो जाएगा, साइंस पर फोकस होंगे, साइंस क्या है उसमें, ठीक है। यानी इन कल्चर, ये एग्रीकल्चर, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है उसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं। बीटी कॉटन पर आपके स्पेसिफिक अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, लाभ और हानि से संबंधित, ठीक है। हाँ, आइए फिर अगला आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी। यानी हम खा पी लिए, हमारे रहने का व्यवस्था हो गया, तो क्या करेंगे, हम सुरक्षा करेंगे अपनी, तो सुरक्षा के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी है, या इस तरह की तकनीक जो भी है। मिसाइल हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको अग्नि त्रिशूल सब देखना होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस का आपने कर लिया, स्पेस का तो ऑलरेडी हो ही चुका है।
फिर एक आ रहा आजकल बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी, इससे क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में फ़ायदा करता है। किस चीज़ में? टारगेटेड। मान लीजिए किसी को, जैसे कि पहले आप दवा खाते हैं तो एक दवा खाए और घाव यहाँ पर है तो घाव जाके सूखता है ना। अंदर में कहीं कुछ और प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वो दवा तो हर जगह जाएगा क्योंकि आपने मुंह से लिया है। लेकिन शरीर का मैकेनिज्म क्या है कि जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होती है वो अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। इतना हाई फाई सिस्टम है क्योंकि आप खाने में तो सब कुछ मिलाए हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सब कुछ, लेकिन जिस अंग को ग्लूकोज चाहिए उसको ग्लूकोज मिलता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसी को कहते हैं ये। लेकिन शरीर से भी थोड़ा सा कम काम लें और मतलब कि डेडिकेटेड डायरेक्टेड ड्रग डिलीवरी कर दें तो यह कैसे संभव है? नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। यानी वहीं पर जाके वो असर करेगा। तो ये फ्यूचर का इसको टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो नैनो एक हमेशा ही आपके लिए इम्पोर्टेंस में रहेगा। नैनो के बाद आप आइएगा तो क्या हो जाएगा? आप जितने भी आपको इसके सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, लिखिए नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। जैसे कोयला वगैरह कैसा स्रोत है? नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? ये नॉन रिन्यूएबल में आता है ना, ठीक है ना। तो अभी क्या है? अभी सबसे अधिक किस चीज़ में ज़्यादा है? तो ज़्यादा अच्छा है अभी देखिएगा कि सोलर में आता है। पवन ऊर्जा, तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सब इसी का डिफरेंट फैसेट्स हो जाएगा। सिंगल आंसर भी हो सकता है और मल्टी फैसेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना सबको पड़ेगा। तो बेसिकली हम जीन थ्योरी को पढ़ेंगे, हम अंतरिक्ष के अनुसंधान को पढ़ेंगे और हम ऊर्जा के विभिन्न माध्यमों को पढ़ेंगे। जैसे परमाणु ऊर्जा, इसमें लिख लीजिए अलग से, परमाणु ऊर्जा के सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों लिख लीजिए। अब मान लीजिए दुरुपयोग है ना, परमाणु बम का आविष्कार कौन किया था? ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को इसको क्या मान लीजिए, हम लोग कितना टॉपिक लिखवाए आपको? 12 टॉपिक है और सब में 4-5 करके फैसेट्स खुल जाएंगे मिनिमम। तो आप देखिएगा कि 50 क्वेश्चन का आंसर तो केवल आपको साइंस टेक में करना है। आपके पास मटेरियल का कमी नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि एक ही चीज़ को लिखने में 50 तरीके होते हैं, लेकिन आपको बेस्ट तरीका भी चाहिए। एक सिंपल छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए GSLV, PSLV नाम सुना है आपने? क्या हुआ GSLV? जियो सिंक्रोनाइज पोलर लॉन्च व्हीकल, और ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। कि जियो स्टेशनरी, मामला फंस गया। जियो स्टेशनरी है या जियो सिंक्रोनस है? हमको बताना यही है आपको कि व्हाट इज, जैसे जियो तो ठीक है, जी आपने पकड़ लिया, लेकिन स्टेशनरी जो होता है, स्टेशनरी, और एक क्या बोला? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, ठीक है। तो और एक हो गया आपने क्या बोला? P फॉर पोलर, ठीक है। तो ये पोल से संबंधित हो गया, ध्रुवीय है। अब ये 3 वर्ड हो गए, 1, 2 और 3। इन तीनों का क्या फर्क है? तीनों को समझते हैं? स्टेशनरी तो 36,000 किलोमीटर ऊपर ही जाता है। गेस कीजिए, याद कीजिए, चूँकि क्या है, देखिए पीटी में क्वेश्चन के नीचे आंसर रहता है। पीटी की परीक्षा में प्रश्न के नीचे ही उत्तर आता है। मेरा एक मित्र था, कहता था कि इससे आसान तो कोई एग्जाम ही नहीं है।
वहीं क्वेश्चन दिया है, वहीं आंसर दिया है, खाली खोजना ही तो है। मेंस में खोजना नहीं है, यहाँ से निकालना है। तो ये और इंटरव्यू में क्या है, यहाँ थोड़ी सहूलियत क्या होती है कि 16 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 6 को निकालना है। यानी आपको उसमें विकल्प है कि नहीं ये नहीं आ रहा है, चलो छोड़ देते हैं, अगला वाला बताते हैं। तो ठीक है, यहाँ 3 विकल्प है, एक एक तो सब बता दीजिए, 2-2 छोड़ दीजिए। लेकिन इंटरव्यू में क्या है, डायरेक्ट आप ही से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइदर यू हैव टू आंसर और यू हैव टू गेट द पार्डन, यही ना करना है। तो माफ़ी कितना मांगिएगा, 2-4 बार बाद खुद शर्म लगने लगेगा। तो ये भी तो तरीका है। कहने का मतलब है कि इन चीज़ों से आपको वाकिफ़ होना है, और ऐसे वाकिफ़ होना है कि आप इसको रीप्रोड्यूस कर सके, एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीप्रोड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। वहाँ पर क्या है, यू हैव टू आंसर इट वर्बली इन द इंटरव्यू। अब पीटी में कोई इशू नहीं है, दाएं बाएं देखिए, वहीं नीचे देखिए, आंसर खोज लीजिए। पीटी में फाइट किया जाता है और इसमें एनालाइज किया जाता है। देखिए पृथ्वी यहाँ है, देख समझिए इसको, मान लीजिए यह पृथ्वी है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो दूर से कैमरा पे दिखे, इसलिए इसको डार्क कर दिए, ठीक है। अब इसके आसपास हमने एक ऑर्बिट बना दिया। यदि यह ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह उतने ही टाइम में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा जितने टाइम में पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक बार घूमती है। बात को समझिएगा ध्यान से, उतने ही टाइम में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा जितने टाइम में पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक बार घूमती है। मतलब दैट इज व्हाट, 24 आवर्स। 24 आवर्स में पृथ्वी एक बार घूम जाती है। अब क्या होगा, मान लीजिए 24 घंटा में ये घूम रहा है और ये भी 24 घंटा में घूम रहा है। तो यदि मान लीजिए यह श्री प्रेमबदूर है या फिर यह श्री हरिकोटा है और उसके सामने यदि यह पड़ रहा है, या मद्रास के सामने यह पड़ रहा है, यहाँ पर ये जो हमारा सेटेलाइट है छोटा वाला, तो क्या होगा, पृथ्वी घूमेगा, ये भी घूम जाएगा। तो पृथ्वी से कोई देखेगा इसको, यदि देखने की क्षमता हो उतनी दूर तक, तो जहाँ है वहीं दिखेगा, जबकि ये भी घूम रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी। क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी। इसी को कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, GSEO। ये भी घूम रहा है ना, 24 घंटा में ये भी घूम जाएगा, 24 घंटा में वो भी घूम जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के 24 आवर इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों घूम रहे हैं। डिस्टेंस है, डिस्टेंस 36 किलोमीटर की दूरी का है, लेकिन इट मेंटेन्स द सेम पोजिशन ऑन। ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये इसीलिए इसको स्थिर कहते हैं, भू स्थिर, यानी एक ही जगह का यह एक स्थिरता के साथ उसके ऊपर में फोकस रहता है, और माइक्रोवेव तमाम तरह के किरणें भेजता रहता है। इसकी प्रक्रिया हम बाद में आराम से बताएंगे। अब क्या होता है कि एक दूसरा आता है, ठीक है। अब ये चूंकि 3 डायमेंशनल पिक्चर है, 2 डायमेंशनल उतना समझ में नहीं आएगा। तो ये जो रहता है जियो स्टेशनरी में, एक खास बात रहती है कि यह पैरेलल टू इक्वेटर रहता है। जियो स्टेशनरी इट इज पैरेलल टू इक्वेटर। ये जो है ना, ये इक्वेटर के पैरेलल, चूंकि इसको बनाना चाहिए था ऐसे, ऐसे बनाएंगे तो लगेगा ना इक्वेटर के पैरेलल है। तो आप समझ लीजिए कि यह इक्वेटर के पैरेलल होता है। जो मैंने पहला बनाया वो इक्वेटर के समानांतर होता है या पैरेलल होता है, और यह इक्वेटर के पैरेलल नहीं होता है, ये अलग रोटेशन करता रहता है। कौन सा, जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस का भी लगभग मेजरमेंट यही रहता है, वह भी इतनी ही दूरी पर रहता है, 35,786। लेकिन इसका क्या है कि यह इसके पैरेलल नहीं होता है, इक्वेटर के पैरेलल नहीं होता है, नहीं होता है। जियो सिंक्रोनस नहीं होता है और जियो स्टेशनरी होता है। समझा गया बात। यानी जो जियो सिंक्रोनस है वह सब कुछ उसमें ठीक ठाक रहता है, और वह
क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर है तो आपको फिर एक बार वहाँ पे दिखेगा जरूर वो भी, लेकिन दूसरे पॉइंट से दिखेगा। या इक्वेटर पे कहीं पे है वहाँ से भी दिखेगा, लेकिन ये अलग अलग कक्षा पे चल रहा है। हाँ, जैसे कि अब ये है तो अपना यहाँ मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे ये पृथ्वी है मान लीजिए। अब ये हुआ पहला वाला, और इसी से थोड़ा सा एंगल चेंज करके हुआ ये दूसरा वाला, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। और तीसरा जो होता है वह ऐसे होता है, ये पृथ्वी है ना, तो इसमें ऐसे घूमता है वो, और यह 200 से लेके 1000, इसका मिनिमम कितना है 200 किलोमीटर, और मैक्सिमम कितना है 1000 किलोमीटर। इसको कहते हैं PSLV में तो जाता है ये, या कहते हैं पोलर सेटेलाइट अर्थ ऑर्बिट। तीनों समझ आ गया। यानी जियो स्टेशनरी कहेंगे तो इक्वेटर के पैरेलल 36,000 के आसपास, यानी कि 35,786। इक्वेटर से अलग लेकिन उसी तरह का ट्रैक बनाया हुआ क्या होगा, सिंक्रोनस। और तीसरा क्या हो गया, अलोंग विद द पोल्स। पोल कहाँ होता है, टॉप में और बॉटम में, तो अलोंग विद द पोल रोटेशन करता है, और उसका डिस्टेंस कितना है 200 से 1000। यह चीज सिंक्रोनस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रोटेशन पाथ को फॉलो करेगा और बार बार एक पॉइंट से उसको देखा जा सकता है। रोटेशन वो भी करेगा लेकिन वो पैरेलल नहीं होगा, इक्वेटर का पैरेलल नहीं होगा, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन में रहेगा। नहीं, अर्थ के डिफरेंट पॉइंट पर बार बार दिखेगा वो, जैसे कि आज दिखा फिर कल वही दिखेगा, समझ गए ना। और ये जो PSLV है, जो पोलर सेटेलाइट वाला है, वो क्या होगा, वह दिन में 15 बार दिखेगा। यह जो है ना, ये दिन में 14 से 15 बार दिखेगा एक ही जगह से। इसको और भी छोटा है, समझ में। अब ये पृथ्वी का चक्कर जो है दिन में जो 15 बार लगा लेता है, पोलर वाला दिन में 15 बार लगा लेता है चक्कर। और नज़दीक रहेगा, जैसे कि 200 पे रहेगा तो और नज़दीक लगा लेगा, ज़्यादा लगा लेगा। तो चूंकि 200 पे रहेगा तो 15-16 बार, 1000 पे जाएगा थोड़ा कम, ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि ये पृथ्वी है और हमको इस पर मोबाइल का सिग्नल भेजना है। क्या भेजना है, मोबाइल का सिग्नल। तो हमने यहाँ पर एक लगाया जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, तो क्या होगा, यहाँ टावर आएगा, नहीं आएगा, नहीं लग रहा करने लगा। फिर एक यहाँ पर, ये भी अंतरिक्षी है, पृथ्वी के लिए भी आसमान है ना। तो एक यहाँ भी लगाया, तो ये क्या करेगा कि यहाँ तक पड़ेगा। इधर का जो लगा दूध को लगाया फिर भी नहीं आ रहा, तो बोला ठीक है एक और यहाँ लगाओ, तो इसका रे ऐसे जाएगा, तो पूरा पृथ्वी कवर हो गया। यानी कि टोटल पृथ्वी को कवर करने के लिए GSLV जो है वो 3 लाख, कम से कम 3 सेटेलाइट इतनी दूरी पे लगाएंगे तो पूरा अर्थ कवर होगा, ठीक है। और 1000 पे लगाएंगे दूरी पर, यहाँ यदि लगाएंगे तो 33 लगाना पड़ेगा। कितना, 33। समझा रही है बात। कवरेज ऑफ 33% ऑफ अर्थ एट ए टाइम बाय दिस सेटेलाइट्स, ठीक है। ये दो बातें हो गई। चलिए, यानी कि PSLV तेज लगाएंगे ना, उतने ऊंचाई पे लगाया जाए तो। अब इनके अलग अलग काम होंगे, ठीक है, कि किन सेटेलाइट्स में हम किस तरह की चीज़ों को लगाते हैं। जो PSLV होगा उसमें कैसी चीज़ों को लगाएंगे, मान लीजिए हमको फिशरीज़ के बारे में कुछ अनुमान करना है, कहाँ मछली ज़्यादा है, कहाँ मछली कम है, तो वो कौन सा करेगा, PSLV। यदि हमको पता करना है कि कैसा मौसम रहेगा, क्या रहेगा, तो वो कौन करेगा, PSLV। लेकिन यदि हमें अमेरिका से कोई मैच सीधा प्रसारण करना है भारत में, तो कौन करेगा, ये करेगा, GSLV। तो अलग अलग पर्पस हैं इनके, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो मोबाइल है वह किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आपके मोबाइल में क्या लगा होता है, GPRS लगा होता है ना। तो इस GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है,
GPRS का फुल फॉर्म नहीं पता है? GPRS में ग्लोबल तो GPS होता है, दैट इज नॉट GPS इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, और GPRS इज समथिंग डिफरेंट। आपको पता है व्हाट इज GPRS? ये तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, यानी किसी भी चीज़ का हम पता करते हैं कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है। आजकल ये खूब यूज हो रहा है, नहीं? आदमी अपना लोकेशन भी ऑफ कर दे रहा है इसी चक्कर में, लेकिन लोकेशन ऑफ नहीं करेगा तो क्या करेगा? झूठ बोल ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। तो आजकल ऐसे सवाल आएंगे, हमको सवाल सेट करना हो डिजिटल फुटप्रिंट पे एक सवाल दे देते हैं, व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। अभी आजकल ई-वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख लीजिएगा आप, ई-वेस्ट, डिजिटल फुटप्रिंट, ऐसे सवाल हम आपको बताएंगे। तो GPS और GPRS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दैट इज GPS, जिससे किसी भी गाड़ी का, किसी भी व्यक्ति का, ट्रेन का लोकेशन जो पता चलता है वो किससे पता चलता है? GPS से। लेकिन मोबाइल जो ऑपरेट होता है वो इससे होता है, उसको कहते हैं जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। क्या नाम है? जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। और हाँ, इसके पहले GSM था, गुड वर्ड। GSM क्या था? इसका ही फुल फॉर्म आ गया। हैव यू एवर हर्ड अबाउट GSM? वर्ड तो सुना होगा, लेकिन व्हाट इज डिटेल्स ऑफ दैट? अभिषेक? जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम, जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। अब ये क्या करता है कि देखिएगा कि इसीलिए टावर्स की जरूरत पड़ती है मोबाइल में। ऐसे बड़े बड़े जो सिग्नल्स हैं ना, ये माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव भी आ सकता है तेजी से बिना डिस्टर्ब हुए ज़्यादा, तो यह वैसी तरंगें होती है। कैसी तरंगें होती है? माइक्रोवेव्स होती हैं। और जो मोबाइल टावर्स होते हैं क्या करते हैं? ये माइक्रोवेव्स को रेडियो सिग्नल से बदल देते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोवेव्स को रेडियो सिग्नल्स में बदलते हैं, और फिर हमारा मोबाइल क्या करता है? रेडियो सिग्नल्स को कैच कर लेता है। तो इसीलिए टावर रहता है तो अच्छा पकड़ता है, नहीं रहेगा तो कट कट करके आएगा। जहाँ एकदम कहीं भी टावर नहीं है वहाँ देखिएगा कि तो क्यों। और जो CDA में जो मोबाइल था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDA में था ना, इसमें क्या था? सीधे सेटेलाइट से मोबाइल, मोबाइल टू सेटेलाइट दोनों होता था। मोबाइल यहाँ पर है, ये गया सेटेलाइट में सिग्नल, वहाँ से सीधे आया है यहाँ पर, तो इसमें ट्रेस करना मुश्किल होता है। तो सेटेलाइट जो फ़ोन होते हैं वो आतंकवादी लोग यूज़ करते थे बहुत जगह पर। ये क्या हो गया? तो सेटेलाइट जो फ़ोन है उसमें किसका यूज़ किया जाता है पूछेगा तो क्या होगा? CDA में। तो इसीलिए इसको कई जगह पे बैन किया जाता है। तो ये ट्रांसफरेंस, ये सब टेक्नोलॉजी की चीज़ है। तो ये इन टेक्नोलॉजीज़ को इसलिए पढ़ना पड़ता है कि हमने क्या कहा था कि दोज टेक्नोलॉजीज विच बेटर्स द ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड लिविंग कंडीशंस आर बीइंग यूज्ड टू आस्क इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। जो जिनसे मानवीय दशाएं बेहतर होती हैं, रहने की दशाएं बेहतर होती हैं। कुछ चीज़ें आपको लिखवा दे रहे हैं, लिखिए। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम लिखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसका एक पार्ट हम लिखवा दे रहे हैं, उसके कुछ सबहेड्स को, और दूसरा पार्ट आपको लिख कर लाना है। जो लिख कर लाना है वो भी लिखिए। वर्तमान में, मतलब पिछले 1 साल में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई है। हाँ, ये तो हो गया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का। हम आपको जनरल ओवरव्यू बताएंगे अभी, ठीक है, कैसे शुरुआत हुआ, क्या हुआ। लेकिन पिछले 1 साल में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या उपलब्धि हासिल की है, इसके लाभों पर चर्चा करें। वही है उपलब्धि और उसके लाभ। जैसे भारत एकमात्र देश तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन चुने हुए देशों में से है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से अब लाभ लेने की स्थिति में है। तो कैसे यह स्थिति बनी, कौन कौन लोग इसके कारण रहे, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसके कारण रही, और हमने यह उड़ान कैसे भरी, यह आपका एक विषय वस्तु होगा। लिखिए, राष्ट्र के विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग और उसमें आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इन आवर स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। हमें इसके साथ साथ क्या ज़रूरत है कि हम इस पर आत्मनिर्भर हों, अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भी हों, ठीक है। यानी यदि उद्देश्य पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय विकास
और इन चीज़ों में अपनी आत्मनिर्भरता। किस में? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामला में आत्मनिर्भरता। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। लिखिए, भिन्न राष्ट्रीय अनुप्रयोग जैसे टीवी प्रसारण, दूरसंचार यानी कि लाइव टेलीकास्ट, टेलीकम्युनिकेशन अनुप्रयोग यानी कि मतलब नेशनल इंटरेस्ट के जो भी अनुप्रयोग मतलब यूजेज, तो उसमें क्या क्या है? जैसे टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, इंडियन रेडियो या रेडियो का जो ये है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब एक नेचर का है, एक ही पॉइंट है ये। अगला लिखिए, रिमोट सेंसिंग रिसोर्सेज यानी कि दूर संवेदी संसाधन, सर्वे एंड मैनेजमेंट यानी सर्वे और प्रबंधन, यानी रिमोट सेंसिंग से सर्वे करना और मैनेजमेंट करना। ठीक है। तीसरा है देशी उपग्रहों का प्रक्षेपण एवं विकास। उपग्रह के साथ साथ प्रक्षेपण यान लिख सकते हैं, यानी कि सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स दोनों का प्रक्षेपण और विकास। आप लिखिए, हाँ, जो प्रक्षेपण मतलब जो भेजते हैं, लॉन्च करते हैं, और जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको अपग्रेड करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ को लिखिए, यानी अपग्रेडेशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स, अपग्रेडेशन ऑफ सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स, ये हमारे उद्देश्य हैं। सबसे इसे महत्वपूर्ण संस्था लिखिए इसरो, पहला लिखिए इसरो। इसका गठन कब हुआ? 1962 में। यह इन्फॉर्मेशन पीटी का है लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। 1962 में क्या बनाया गया? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना की गई, प्रोग्राम के, स्पेस प्रोग्राम के, इसरो का नहीं। ठीक है। और 69 में इसी प्रोग्राम के तहत इसरो का गठन हुआ, 69 में। 62 में इंडियन स्पेस प्रोग्राम आया और 69 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आया, और इसमें 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग जोड़ा गया, यानी कि क्या हो जाएगा? स्पेस कमीशन और स्पेस डिपार्टमेंट कब आया? 72 में। यानी भारत में किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसरो। ठीक है। इसके सहयोगी संगठनों का नाम लिखिए। इसरो के सहयोगी संगठन है VSSC, चारों कैपिटल में लिखिए, VSSC। क्या है? VSSC। यह प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से हम लोग भेजते हैं। फिर लिखिए 5वां, तरल नोदन यंत्र। हिंदी में है तरल नोदन यंत्र, तरल नोदन यंत्र। अब नोदन सुन के तो हाथ पांव फूल सकता है जो नहीं समझते हैं। नोदक कहते हैं प्रोपेलेंट को, प्रोपेलेंट जो सबसे महत्वपूर्ण फ्यूल होता है किसका? किसी भी इस तरह के लॉन्च व्हीकल में, तो उसको लिक्विड प्रोपेलेंट LPSC, इसका इंग्लिश फॉर्म होता है LPSC। यह प्रमोचक रॉकेट एवं उपग्रहों के लिए द्रव एवं क्रायोजेनिक का यूज करते हैं इसमें। ठीक है। यानी यह तरल नोदन यंत्र है। ठीक है। LPSC इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। देखिए, यह प्रमोचक रॉकेट एवं उपग्रहों के लिए द्रव एवं क्रायोजेनिक नोदन के विकास में अग्रणी केंद्र है। यानी कि जो रॉकेट हम भेजते हैं आकाश में उसका, और द्रव यानी लिक्विड और क्रायोजेनिक जो उसके अंदर यूज करते हैं ना, क्रायोजेनिक एक तरह का फ्यूल होता है। ठीक है। तो उसी के विकास के लिए, यानी कि इट वर्क्स ऑन द लिक्विड फ्यूल अलॉन्ग विथ क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? ठंडे में काम करता है। यह एक अलग से टॉपिक है क्रायोजेनिक्स।